Let R plus denote the additive group of real numbers. Which of the following statements is are true? ठीक है, every uncountable subgroup of R must be equal to R. इसको कौन कौन सही करके आए हैं? हाथ खड़ा करो जिनको कोई अनकाउंटेबल सब ग्रुप मिला नहीं है, ऐसे काउंटेबल ही मिले या मिल गया था, या कोई आंसर कर पाया, हाथ खड़ा करो। कोई आंसर नहीं कर पाया। देखो इसको कैसे बनाते हैं आपको मैं बताता हूं। आपने अनकाउंटेबल सब ग्रुप बनाना है ना, ये बहुत आसान है। ऐसे सोचो ना, आपको आर के पास बेसिस लो, आर का दोनों के लिए काम आ जाएगा। ठीक है, पहले ये बताओ ये काउंटेबल है या अनकाउंटेबल? कोई आप में से? क्यों पाई? हाँ, चलो काउंटेबल है ना? ये काउंटेबल है। सो आप ऐसे बनाओ, पहले कोई बेसिस लो आर का। लीनियर अलजेब्रा और ग्रुप देखो मिक्स आपको समझ में आएगी। आर का बेसिस जानते हो ना आप, ओवर क्यू क्या होता है बताओ, जल्दी बताओ। अरे ए कॉमा बी इंटरवल। बी इज अनकाउंटेबल। क्या होता है ऐसे नहीं पता है, मतलब अनकाउंटेबल होता है या काउंटेबल ये पूछ रहा हूं मैं। अनकाउंटेबल होता है ना, तो बी में से एक एलिमेंट निकाल दो। निकाल सकते हैं प्रगति, या नहीं निकाल सकते हैं? बताओ। निधि तुम बताओ, ये सेट ठीक है ना, निकाला जा सकता है एक एलिमेंट? क्या मतलब, फॉलो नहीं कर पा रहे हो समन्विता? हाँ सर, मतलब तब भी तो अनकाउंटेबल ही होगा। हाँ तब भी अनकाउंटेबल ही होगा, राइट, वही पूछ रहा हूं मैं। तो अभी इसका स्पान मुझे बताओ, इसका स्पान लो, मतलब स्पान ऑफ एस क्या होगा, सब ग्रुप होगा ना, क्योंकि सब स्पेस होगा, सब स्पेस हमेशा सब ग्रुप होता है, लेकिन नॉट इक्वल टू आर होगा और अनकाउंटेबल भी होगा, है ना? समझ में आई बात? क्योंकि अनकाउंटेबल इसलिए होगा, देखो एस के अंदर एस तो है ही ना, स्पान के अंदर एस अनकाउंटेबल है। और इस ये प्रॉपर क्यों होगा, क्योंकि बीटा इसमें नहीं आ सकता। अब आप कहोगे बीटा क्यों नहीं आ सकता, बताओ बीटा क्यों नहीं आ सकता इसके अंदर, चलो जल्दी से आंसर दो। सर ध्रुवांश क्योंकि ने? जो इससे इसके हाँ लीनियर कॉम्बिनेशन में जो आएंगे सर, मतलब हाँ, उसमें तो ऐसे में ही चले जाएंगे ना वो सारे, तो कभी बीटा तो बन ही नहीं पाएगा। बीटा नहीं आएगा, बाहर से एलिमेंट भले हैं लेकिन बीटा नहीं आएगा। बीटा इसलिए नहीं आएगा, बीटा इज नॉट इन द स्पान ऑफ, मतलब इसके ही स्पान में होगा तो फिर ये सेट तो लीनियरली डिपेंडेंट होगा ना, मतलब ये वाला है। बीटा इज अ बेसिस, दिस सेट इज लीनियरली इंडिपेंडेंट। अगर इससे कोई एलिमेंट उठाओ और फिर जो छोड़ के बचता है उसके स्पान में ये होगा, तो फिर ये पूरा सेट तो लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएगा। नहीं समझे आप लोग? ये जल्दी से सर नहीं समझ। समझ में आ रहा। हाँ तो फिर आना चाहिए समझ में, अभी तक क्यों नहीं आ रहा है बताओ। इधर देखो बीटा, अगर आपने बीटा मान लो कि लीनियर कॉम्बिनेशन लिख दिया गया एस के एलिमेंट का, ऐसे सोचो ये क्विक होना चाहिए, ऐसे फाइनाइट लीनियर कॉम्बिनेशन होता है। हाँ, अब ऐसे लिख दिया तो फिर ये देखो यहां से क्या, ये अल्फा ई कहाँ के एलिमेंट है बताओ, एन तक है, और ये बीटा, दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट और नॉट? इसका मतलब यही तो हुआ, बीटा इज अ नॉन जीरो एलिमेंट, ओके। सो दिस सेट इज लीनियरली डिपेंडेंट बट दिस इज सेट ऑफ बीटा, मतलब आपके बेसिस का सेट है ये। बेसिस का सबसेट लीनियरली इंडिपेंडेंट ही होता है। एंड दिस टाइप ऑफ थिंग यू शुड थिंक क्विकली, ओके, एकदम दिमाग में आना चाहिए कि हाँ सर होगा। बट आर ओवर आर का तो बेसिस 1 होगा ना? क्या कहा सर वो जाए? तो 1 डायमेंशन होगा। नहीं, हम इसको आर ओवर आर कंसिडर नहीं कर रहे हैं, इसको हम आर ओवर क्यू कंसिडर कर रहे हैं।
बेसिस को, हाँ तब हाँ ठीक है, हो जाएगा। हाँ अनकाउंटेबल होता है ना। सो इसलिए समझ में आ गई ना आप पूरी बात? यस सर, यस सर। हाँ चलो फिर अब तुम मुझे इसका आंसर बताओ सेकंड का। देयर इज अ प्रॉपर सबग्रुप ऑफ R दैट इज आइसोमॉर्फिक टू R। हाथ खड़ा करो, ग्रुप वाला। ओह सॉरी। पहले हाथ खड़ा करो। But the proper subgroups of R may be divisible, huh? Are divisible maybe. So the divisibility might not work here as in Q. So nice. I mean, I have told you something in A. Why don't you use that? And if you will be able to use that fact, I mean, वो जो argument ना, तो मुझे बड़ी प्रसन्नता होगी कि आप सीख रहे हैं। ऐसे चैलेंजिंग क्वेश्चन होने चाहिए, ऐसे नहीं होने चाहिए ऐसा हमने पहले ही देखा है ये वो, तो फिर मजा नहीं आएगा ना करने में। आपसे नहीं हो सका कोई क्वेश्चन और फिर आपको मैं बताऊं और हो जाए उसमें से कुछ सीखो तो मजा आएगा। इन सीएसआई नेट के एग्जाम में तो ऐसे क्वेश्चन आएंगे ना कि आप ऐसे ही उसको कर लेंगे। आप चिंता ना करें, अगर आपने पूरा कोर्स सही से पढ़ा है तो आपको बहुत आसान लगेगा। जैसे फिलहाल अभी देखेंगे ना आप, कल को खुशी का इंटरव्यू आएगा, आईआईटी मद्रास में वो सिलेक्ट हो गई है। तो उसके मॉक्स देखे थे आपने, फिर अभी इंटरव्यू का एक्सपीरियंस बताया कि वो कितना आसान रहा उसके लिए, ठीक है। लेकिन वो जो इंटरव्यूज मॉक हो रहे थे वो आपने देखे थे कैसे रहे थे। तो इसलिए अगर चीज ऊपर की जाए तो इंटरव्यूज आसान, मतलब नीचे की चीज फिर आसान रहती है, ठीक है। इसलिए इस बात को ध्यान में रखें। सो चलो सोचो सोचो, मैं चाहता हूं आप लोग सोचो, आप भी सोचोगे इसे। ऊपर वाले को ध्यान में रखो। क्या आपको लीनियर अलजेब्रा करनी है? ये मैंने ग्रुप थ्योरी का क्वेश्चन अलजेब्रा में दिया है, एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा के, लेकिन लीनियर अलजेब्रा लगनी है इसमें पूरी, फर्स्ट दो ऑप्शन में। इसीलिए दिया है कि आपको कनेक्ट करना सिखाना है। लीनियर अलजेब्रा, ओडी, ग्रुप, ये सब कनेक्ट करता हुआ आ रहा हूं मैं आगे से। आप देख रहे होगे ना लीनियर अलजेब्रा में भी ओडी यूज की, तो आप कोशिश करो। मैंने हिंट भी दे दिया लीनियर अलजेब्रा। चलो और कोई हाथ उठाओ, यहां तक सेम जाना है, फिर देखते हैं करते हो नहीं करते हो। I mean, I will be impressed. चलो ठीक है, करण ने हाथ उठाया। और श्रीशेंदु কি হয়ে গেল? তুমি করোনি কেন? সরি স্যার। শুনতে পাচ্ছো? হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার, হ্যাঁ স্যার। ট্রাই করেছিলে? नो सर, आई डिडंट अटेम्प्ट दिस एक्चुअली। नो नो, এখন अभी आपकी बात कर रहा हूँ मैं अभी ओह क्लास हाँ में। सर, नहीं नहीं सर, आई एम ट्राइंग एक्चुअली। करो फिर, अभी करो ना। हिंट देके नहीं होगा तो कैसे होगा? समन्विता তুমি করছো? हाँ सर, मैंने ऐसे सोचा कि करो। अगर एज अगर एक प्रॉपर सब ग्रुप होगा हाँ प्रॉपर सब तो ग्रुप मैं होगा। श्योर नहीं हूँ। आई मीन ये ट्रू है हाँ ऐसा कह रही हो आप? तो मुझे रीजन दो। अगर ट्रू है कह नहीं रही हो? नहीं नहीं, मैं फॉल्स? फॉल्स। फॉल्स? नहीं नहीं, ठीक है, फिर से सोचो फिर।
कैसे होगा? हिंट देने के बाद नहीं हो रहा है। चलो करो करो। पहली बात ये सोच लो कि ये कठिन नहीं है, ये दिमाग से निकाल लो ये कठिन है। जब मैंने दिया है तो फिर होगा नहीं। आप लोग ऐसे भी सोचते हो फिर ट्राई नहीं करते हो। मैं बोल रहा हूँ ना वो आसान है, आप करने की कोशिश करो। ऊपर वाली जैसी चीज बताइए उसको यूज करने की कोशिश करो। आप लीनियर अलजेब्रा लगाओ, मैंने बोल दिया ना। लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन की कोशिश करो, बेसिस वगैरह देखो। चलो यहां तक आपको सेम आना है, मैं फिर बोल रहा हूं। मैं यहां तक तो सेम है सब कुछ, आगे तो कर दो आप। यहां तक आपने आना है बस। इसमें भी ये आपके पास है, ये भी एक सब ग्रुप है, ये आर भी आपके पास सब ग्रुप है। इन्हीं दोनों के बीच में क्यों नहीं देख लेते? हाँ करण, ठीक है करण बोलो, आप बोलो। अ, सर मैं इसमें ऐसे सोच रहा था कि सर ये जैसे R ओवर Q है, हम्म। तो सर R ओवर एक Q की पहले सर आपका ट्रू आया है या फॉल्स आया है ये बताइए आप पहले। नहीं सर, ये ट्रू तो होगा। हाँ बताइए फिर। अब सर ऐसे क्वेश्चन हमने किए हैं ना कि जैसे R ओवर Q भी सर ये डायमेंशन इसकी इनफाइनाइट है, हम्म। ठीक है। अब सर इसमें मतलब ऐसा ले लेंगे सब, मतलब सर उसकी जितनी डायमेंशन है R ओवर Q की, मतलब हमें पता तो नहीं कितनी है, उसमें सर एक एलिमेंट अगर हटा दें और आगे शिफ्ट कर दें सर उसके बेसिस को। अच्छा ठीक है, इसको ऐसे थोड़ा सा ना आप ऐसे सोचो। ठीक है आप लगभग मतलब करेक्ट टाइप में जा रहे हो, बट उसको थोड़ा सा साफ करो। देखो कैसे है, आर में से नहीं हटाना है एलिमेंट, बेसिस में से हटाना है। आप मुझे ये बताओ, एस और बी आइसोमॉर्फिक हैं, मतलब इक्विवेलेंट हैं या नहीं है? सारे लोग बताओ, एस और बी ऊपर देख के। तो जब वो इक्विवेलेंट है तो उनसे स्पान होने वाले वेक्टर स्पेस क्या आइसोमॉर्फिक नहीं होंगे? तो आर इज आइसोमॉर्फिक टू दिस। श्री सेंधु बुझे जो? हाँ सर गॉट। फिर क्योंकि देखो एक एलिमेंट निकालने से ये तो पता होगा ना, आपने किया है कि एवरी इनफाइनाइट सेट इज आइसोमॉर्फिक टू वन ऑफ इट्स प्रॉपर सबसेट, ऐसे करके। तो ये और ये आइसोमॉर्फिक हैं आपको, मतलब इक्विवेलेंट है, मतलब इनके बीच में एक बाइजेक्शन जाएगी सिर्फ, और उसी बाइजेक्शन को लीनियरली एक्सटेंड कर दो। तो इस वेक्टर स्पेस से इस वेक्टर स्पेस में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन मिल जाएगा। और लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इज आल्सो ग्रुप होमोमॉर्फिज्म, यस और नो? they are not only group isomorphic but also vector space isomorphic. So ऐसे मतलब मैं चाहता था ऐसे आपको मजा आना। फील कर पा रहे हो या आनंद आ रहा है या नहीं? आप बताएं मुझे। सर हाँ हाँ बताओ, बताओ करें। सर जैसे मैं इसमें ऐसे ही कर कि सर ये जैसे डायमेंशन ऑफ R ओवर Q सर जितनी भी है उसमें से मैंने कुछ काउंटेबल नंबर ऑफ पॉइंट्स ले लिए सर उसके बेसिस के, हम्म। ठीक है। और सर उनके बेसिस को ना मतलब शिफ्ट कर दिया एक एक करके, मतलब आगे की तरफ शिफ्ट कर दिया। तो सर शिफ्ट वहां करना क्या? से, हेलो हाँ शिफ्ट करना क्या हुआ? सर, मतलब जैसे बी, जैसे सर A1 A2 A3 A4 ये सर जैसे इसमें से मैंने बेसिस एलिमेंट उठाए सर R ओवर Q में से, और सर A1 को A2 पे मैप कर दिया, A2 को A3 पे मैप कर दिया, हम्म। अच्छा तो बेस, अच्छा आप ठीक ये है। बोलो बेसिस से बेसिस में जो जाएगा ना मैप, वो तो आपको प्रॉपर सब ग्रुप थोड़ी देगा आइसोमॉर्फिक टू इटसेल्फ। बेसिस से बेसिस में कोई भी मैप जाएगा तो आपको प्रॉपर सब ग्रुप आइसोमॉर्फिक थोड़ी देगा। आइसोमॉर्फिक देने के लिए वन वन ऑन टू मैप जाना चाहिए, तो फिर तो आर आइसोमॉर्फिक टू आर आ जाएगा। नहीं सर अगर एग्जैक्टली पूरा बेसिस से बेसिस पे तो नहीं है ना, मतलब A1 की मैंने A2 पे मैपिंग ले ली, A2 की अच्छा, A3 पे, हाँ है ना। मतलब A1 तो मैप का पार्ट ही नहीं हुआ आप ये सोच रहे हो कि इमेज आपका का। बी बी है, जो आप बोल रहे हो कि बी के ही सबसेट में, लेकिन वन टू वन पैटर्न में आपको वो करना होगा आइसोमोर वो क्या, वन वन अगर कर पाओगे, वन वन बाइजेक्शन जो बी के पार्ट में करोगे ना, तो कुछ बी का छोड़ दोगे। ठीक है, तो सबसे आसान ये है ना, एक एलिमेंट निकाल के छोड़ दो जो तुम कहना चाह रहे हो, ऐसे समझो जी उसको। जी। मतलब अच्छा साफ होना चाहिए पूरा।
ठीक है ना, देखो सबसे इजीएस्ट वे है, आप 2-4 एलिमेंट निकाल के भी छोड़े जा सकते हैं, लेकिन पूरा समझ में सही से आना चाहिए। हाँ, उसमें कुछ मतलब कमी नहीं रहनी चाहिए। तो देखो, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर हैज इनफाइनाइट इंडेक्स इन आर। अब ये तो आपने करना चाहिए, बताओ किस किस को आया है, हाथ खड़ा करो। क्यों श्री सिंधु, तुम्हें ये पता नहीं है एवरी सब ग्रुप प्रॉपर सब ग्रुप ऑफ आर हैज इनफाइनाइट इंडेक्स इन आर? हाँ सर, दो टाइप के सब ग्रुप होंगे ना, एक साइक्लिक और एक डेंस, तो कोसेट तो इनफाइनाइट ही होगा, नंबर ऑफ कोसेट्स। साइक्लिक और डेंस तो होंगे, लेकिन वो साइक्लिक और डेंसिटी कुछ दे रही है डायरेक्ट? साइक्लिसिटी इज ऑब्वियस, आई मीन बिकॉज साइक्लिसिटी अगर नहीं तो काउंटेबल हो जाएगा उसमें केस में, ठीक है, हाँ लेकिन सर। डेंसिटी से हाँ कैसे बोल रहे हो आप? सर, मेजर मेजर ले लेंगे, नहीं क्योंकि हाँ हाँ, ओके। ठीक है, मेजर ले सकते हो, जैसे कोसेट हुआ, बट डेंस हाँ ऐसे तो नहीं होगा, आई थिंक। देखो आप ऐसे इसको और इजीली कर सकते हो, डेंसिटी के केस में तो ऐसे लो ना, कोई भी सब ग्रुप लो, इसका ये सब कराई हुई चीजें हैं बच्चों, फाइनाइट इंडेक्स है, ठीक है, इसका फाइनाइट इंडेक्स है तो क्या होगा, एक एच, आई मीन एडिटिव है ना, NaH is in H, right? मतलब ऐसे होगा, so Na belongs to H for all A in R, so this A goes to, you know, Na, because A is varying, okay, and is fixed, is a surjection, I mean 1-to-1 map, right? इसका इंडेक्स अगर फाइनाइट है n मान लो, n मान लो, तो उसकी पावर n करने पे तो आइडेंटिटी आएगा ना, तो इसका मतलब Na हर किसी A के लिए H में है, एंड A goes to Na is a, यू नो, होम्योमॉर्फिज्म, आई मीन 1-1 on 2 मैप है। मेरे कहने का मतलब है H इज इक्वल टू R, समझे या नहीं समझे? तो बस ये फिर क्या हो गया सही हो गया, एवरी प्रॉपर सब ग्रुप, गलत हो गया, नहीं सही हो गया मतलब, ठीक है। देयर एग्जिस्ट एन अनकाउंटेबल फैमिली ऑफ पेयर वाइज डिस्टेंट प्रॉपर सब ग्रुप्स ऑफ R। इसको क्या कहते हैं आप, सही है या गलत है? मतलब इसको मैं नहीं कराऊं तो अच्छा रहेगा, आप लोग सोचें तो। ठीक है, छोड़ दूं एक होमवर्क? यस सर, सोचेंगे इसको। ये भी मतलब इस टाइप का इंटरेस्टिंग है ना, आप लोग बनाने की कोशिश करो, बनता है कि नहीं बनता है, पे एंड काउंटेबल फैमिली, प्रॉपर सबसेट्स की, या फिर इंटरसेक्ट करेंगे ही करेंगे ऐसे करके। सर काउंटेबल तो दिख रही है, काउंट, अनकाउंटेबल सोचनी पड़ेगी। अच्छा काउंटेबल फैमिली क्या दिख रही है जैसे? सर जैसे क्यू रूट टू टाइप का एलिमेंट है जिसमें क्यू वाला हट गया है, मतलब अच्छा क्यू रूट टू टाइप में ए प्लस बी रूट टू ना, तो ए वाला हट गया है अच्छा अच्छा, ऐसे और बोलो, बी में समझ से वो गया। जीरो अच्छा हटा दिया है। ठीक है, तुम ये बोल रहे हो, ये मतलब रूट 2 से जनरेटेड बोल रहे हो? यस सर। ठीक हो गया, चलो अच्छा ऐसे बोलो, फिर रूट 2 ऐसे बोलो ये, ठीक है। पर और बोलो फिर, अब तो तुम लोगों ने पकड़ना चाहिए, बोलो आगे। जैसे रूट टू, रूट थ्री, रूट फाइव ऐसे थे। हाँ ये तो सही है, काउंटेबल फैमिली तो मिल गई है बच्चों, अब तुम्हें अनकाउंटेबल फैमिली बना देनी है। हाँ हाँ, अभी आप लोग पास हो, मतलब करो। रू और भी तो इरेशनल है ना आपके पास। यस सर, सारी रैशनल पे
एक तरीके से ले लिए जाएं तो अनकाउंटेबल मिल जाएगी। अच्छा चलो ठीक है, अगर ऐसे ले लिए जाए सारे इरेशनल, लेकिन ये देखो, अब इसमें एक चीज आपको देखना होगा, इसमें भी एक बात है कि अगर ये कोई दो इंटरसेक्ट किए पेयर वाइज, तो ये अल्फा बाई बीटा हो सकता है क्या हो जाए, एम बाई एन। तो इसका मतलब अल्फा बाई बीटा जब भी इरेशनल होगा, दो इरेशनल का कोसेंट क्या इरेशनल ही होता है, ये सोचना नो पड़ेगा। सर। हाँ तो फिर वो उसको कैसे रेक्टिफाई करेंगे, कि अगर चलो हम क्या ऐसी फैमिली ढूंढ सकते हैं अनकाउंटेबल में जिसमें किसी भी दो का क्या होना चाहिए, कोसेंट जो है रेशनल नहीं होना चाहिए, वो बाहर ही होना चाहिए, ऐसे करके। आप सोचो, मतलब ये आसान है, इसमें क्या मतलब फिर लीनियर अलजेब्रा लग जाए ऊपर से। यस आई मीन यू आर नियर। अब यहीं पर सोच लो तो अच्छा है होमवर्क। ये क्वेश्चन मैंने आपके लिए कितना अच्छा बनाया होगा देखो। चौथा वाला बहुत इंटरेस्टिंग है, आप सोचो। आप चाहो तो बेसिस का यूज कर सकते हो। अच्छा, बेसिस से एक पॉइंट वो निकाल कर, आई मीन हाँ राइट। क्यू बी जैसे सब ग्रुप बनाकर, आई मीन ओके आप पहले ऐसे सोचो कि बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो सारे रैशनल होंगे या इरेशनल होंगे, आर ओवर क्यू का जो बेसिस था। सोचिए, आप सोचिए अपने मन में, आर ओवर क्यू हमने बेसिस लिया ना, लिया ना। इस बेसिस में जो एलिमेंट होंगे वो सारे इरेशनल होंगे या रैशनल होंगे, क्या दो रैशनल हो सकते हैं इसके अंदर। अब देखो ये आसान चीज आपको बतानी चाहिए, कोई भी दो रैशनल क्या लीनियरली डिपेंडेंट नहीं होते ओवर क्यू, एक ही होगा ज्यादा से ज्यादा रैशनल। अगर आपको पी बाई क्यू एंड क्यू ओवर क्यू डायमेंशन इज वन ना, सो इसके अंदर एक ही रैशनल होगा, फिर बाकी के सारे इरेशनल उठा लो आप इससे, ठीक है, रैशनल बाहर करके। बेसिस ये रहा आपका बेसिस, ओके। इससे मैंने जो भी रैशनल नंबर था वो हटा दिया, ठीक है, मान लो वन था या कोई भी था उसको हटा दिया, ठीक है। अब इसमें रैशनल्स बिलोंग नहीं करते, ठीक है, इसका नाम बी प्राइम दे देते हैं, कि मतलब बी प्राइम दे देते हैं, ओके। अल्फा बिलोंग्स टू बी बट अल्फा डज नॉट बिलोंग्स टू क्यू। अब यहां से कोई दो एलिमेंट उठाओ आप, अब मुझे बताओ क्या ये रैशनल हो सकता है, चलो बताओ हो सकता है श्री सिंधु। नो सर। क्यों। सर नहीं होगा, हाँ तो बताओ सागरिका क्योंकि क्यों सर नहीं होगा? लीनियरली इंडिपेंडेंट है। हाँ नहीं तो ओवर क्यू लीनियरली डिपेंडेंट हो जाएंगे, एक दूसरे के मल्टीपल हो जाएंगे ना, ये अल्फा बीटा इक्वल टू, अगर कोई रैशनल हो गया यहाँ पे क्यू, मतलब आर मान लो, अल्फा इक्वल टू आर बीटा एक दूसरे के मल्टीपल थे तो लीनियरली इंडिपेंडेंट थे। मिल गई आपको फैमिली आपकी, समझ में आई बात। सारी साइक्लिंग, आप क्या करोगे, कौन सी फैमिली है, ये है फैमिली, ग्रुप जनरेटेड बाय अल्फा एंड अल्फा बिलोंग्स टू बी प्राइम। देखो मजा आया क्वेश्चन में। आप बोल नहीं रहे हो, अरे बोलो भाई श्री सिंधु। सर आया। हाँ सर, ये बहुत अच्छा किया सर, आप हैमिल बेसिस से कंस्ट्रक्शन किया, ये बहुत अच्छा है। सारा लीनियर अलजेब्रा एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा सब मजे क्योंकि वो हो गया ना। वैसे ज्यादा ये उसका है लीनियर अलजेब्रा का, है नहीं है, क्योंकि देखो ए बी डी को हमने वो किया, एंड सी को क्या, मैंने आपसे क्या कहा कि हम क्वेश्चन करते करते इतनी सारी चीज रिवाइज कर लेंगे, देखो एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा में भी लीनियर अलजेब्रा और दोनों चीजें रिवाइज कर ली, ठीक है। तो अब आप कैसे करते हो एग्जाम में देखेंगे। अब आते हैं अगले वाले पे, ठीक है। चलो तो सब लोग फॉलो कर पा रहे हैं, प्रगति समझ में आया, यस सर। पक्का, ओके। समन्विता बुझे छो। हाँ सर। निधि हाँ सर। पक्का। अभी तुमसे पूछूंगा बता दोगे फिर इसका आंसर, ऐसे अगर जो जो पूछूंगा बीच में, मतलब यही पूछा जाए तो क्लियरली बता दोगी ना।
अच्छा, तो ठीक है, अब आते हैं अगले वाले में, और ये और इंटरेस्टिंग है। ठीक है, लेट क्यू, देखो कितने हमने ना आर प्लस क्यू प्लस पे ही कितने अच्छे अच्छे क्वेश्चन बनाए हैं, बहुत बड़े ग्रुप नहीं लिए हैं अभी। अभी तो और मस्त, आगे वाले में तो लीनियर अलजेब्रा का बहुत अच्छा क्वेश्चन आने वाला है। और पार्ट ए में भी मैंने आपको बताया ना, श्री सेंधु का एक क्वेश्चन आने वाला है, मतलब जो श्री सेंधु नाम लिया जाएगा उसमें जो पात्र होगा उसका। ठीक है, सो let q plus denote the additive group of rational numbers, which of the following statements is are true? q has no maximal subgroups, तो इसको बताओ, q has no maximal subgroup। आपसे मैंने करके लाना बोला था, हिंट्स दिए थे, तो आपने करोगे तो अच्छा रहेगा। ये कोई करके लाया है q has no maximal subgroup को, या नहीं करके लाया है? देखो आसान है, देखो अगर q का कोई मैक्सिमल सबग्रुप होगा तो q मॉडुलो m क्या होगा? एबिलियन, एबिलियन तो है ही वो, सिंपल ग्रुप है ना। एंड एबिलियन सिंपल ग्रुप क्या होते हैं जी? जल्दी से बताओ, देर नहीं लगनी चाहिए, मैंने कहा ना जीप की नोक में होने चाहिए रिजल्ट। क्या होते हैं एबिलियन सिंपल ग्रुप? प्राइम साइक्लिक हाँ जी, जेड पी। ठीक है, एक्चुअली अब क्या ऐसा हो सकता है, आप पहले से जानते हो, दिस इंप्लाइज एमएच, फाइनाइट बट इंडेक्स Q does not have finite index subgroups, right? Proper Q does not have, वो contradiction है, does not have proper subgroups with finite index, बस with finite index। so इसका मतलब भाई ये तो सही है, देयर एग्जिस्ट अ प्रॉपर सबग्रुप सच दैट क्यू, मतलब अभी देखो ऊपर वाला आपने किया, नीचे वाले में बोल रहा है कि क्यू का कोई प्रॉपर सबग्रुप होगा कि एच और क्यू आइसोमॉर्फिक हो। अब ये मजेदार है, इसका देखो, इसका मतलब क्या है, प्रॉपर सबग्रुप है। ठीक है, पहले सबसे पहले आपको एक चीज बता देते हैं, ये बहुत हेल्पफुल होगी आपके बहुत जगह पे। ठीक है, ये जल्दी से क्विकली सॉल्व कर देती है चीजों को। कई बार हमने देखा है डिविजिबिलिटी, डिविजिबिलिटी जल्दी से रिकॉल कर लेते हैं। और ग्रुप जी, बताओ सर, इसे डेफिनेशन, डेफिनेशन बताओ। हाँ सर इट्स गिवन एनी हाँ कॉल्ड डिविजिबल इफ, for any n and n belongs to integer and y belongs to एन the पॉजिटिव इंटीजर्स, राइट, positive integers. एनी पॉजिटिव इंटीजर एन, इंटीजर एन, जल्दी से ये रिजल्ट ध्यान में रख लो, पॉजिटिव इंटीजर एन एंड X x in belongs to G, there exists a y in G such that, क्या होना चाहिए ये, राइट। y equals to x. और अगर मल्टीप्लिकेटिव ग्रुप होगा तो बच्चों ये क्या होगा फिर, ये मतलब nth रूट होंगे। ठीक है, or you can say, na, I mean, in other words, you can divide by any integer, something like that, okay, to recall it. You can divide any group element by positive integers, अगर आप भूल जाओ ना याद रखने के लिए, है ना। अब ये कौन भूलता है, डिविजिबल, नाम भी वही है देखो, डिविजिबल, इट मींस द ग्रुप एलिमेंट कैन बी डिवाइडेड बाय इंटीजर्स टू रिकॉल इट, ओके, समझ गए, नहीं तो याद रखने के लिए। चलो अब आगे इसमें एक चीज और, कौन से ग्रुप डिविजिबल होते हैं, कौन से ग्रुप डिविजिबल नहीं होते हैं, ऐसा क्वेश्चन आ गया था। देखो डिविजिबिलिटी वहां पे डिफाइन करके दी गई थी इससे पीछे, और वहीं पे हो जाता वो क्वेश्चन। तो फाइनाइट ग्रुप क्या डिविजिबल होंगे? No sir. क्यों? जैसे फाइनाइट ग्रुप आर नॉट डिविजिबल। अब देखो डिविजिबिलिटी की थ्योरी में मैं नहीं जाता हूँ, आप लोग कर लेना, ठीक है, वहां पे करवाया हुआ है डिविजिबिलिटी का क्वेश्चन, मैंने पीछे करवाया हुआ है जो एग्जाम्स में आया था, देख लेना उसका सॉल्यूशन। ठीक, डिविजिबल ग्रुप की होमोमॉर्फिक इमेज भी डिविजिबल होती है। ठीक है, होमोमॉर्फिक इमेज ऑफ डिविजिबल ग्रुप से डिविजिबल। अब ये देखना आपके, इसको याद रखना, कई बार ये काम आ जाएगा
कि देयर एग्जिस्ट ऑन टू होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम क्यू टू सम फाइनाइट ग्रुप, देखो बहुत ही जल्दी आपको पता चल जाएगा, राइट। कुछ नहीं करना, यहाँ पे नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप हो, हाँ फाइनाइट ग्रुप वो ट्रिवियल वाला डिविजिबल हुआ, हाँ ध्यान रखना, क्योंकि उसमें तो आइडेंटिटी है, समझे। नॉन ट्रिवियल फाइनाइट ग्रुप डिविजिबल नहीं होते हैं। तो अगर यहाँ पे कोई फाइनाइट ग्रुप दिया हो, क्या क्यू से इसमें सर्जेक्टिव होमोमॉर्फिज्म हो जाएगी? डायरेक्ट आंसर नो कर दो, क्योंकि डिविजिबल की होमोमॉर्फिक इमेज डिविजिबल होती है। एक एप्लीकेशन बता रहा हूँ, ऐसे बहुत सारे हो सकते हैं, आप कैसे यूज कर सकते हो वो तो आपके ऊपर निर्भर करता है। चलो वापस आते हैं अपने उस पे। यहाँ पे क्या बोला था कि एच कोई सब ग्रुप है प्रॉपर क्यू का, कि क्यू आइसोमॉर्फिक हो एच। अब मुझे बताइए क्या कोई भी प्रॉपर सब ग्रुप डिविजिबल होगा? क्यों? क्योंकि इसके अंदर जैसे मान लो इंटीजर्स ले लो m/n, इस तरीके का एक क्वोशिएंट तो नहीं होगा, राइट, अगर h प्रॉपर है तो। तो फिर ये इंटीजर्स हैं, मान लो ये रैशनल नंबर है, तो अब आप लोग कुछ कर सकते हो यहाँ से। चलो बताओ h डिविजिबल होगा या नहीं? बताओ h विल बी डिविजिबल और नॉट? नो सर। क्यों नहीं होगा बताओ? मैंने तो ऐसे बोला है, आप ऐसे यूज करो, ऐसे नहीं। आप मुझे करके दिखाओ कि ये डिविजिबल नहीं होगा, छोड़ दो आपके लिए, होमवर्क कर लोगे कल मुझे बताना। वो ऊपर वाला होमवर्क एक्चुअली यहाँ पर कर लिया ना हमने। ओके ठीक है, कोई नहीं। चलो ये है, तो ये डिविजिबल नहीं होगा, तो इसलिए नहीं हो सकता, ओके। अदरवाइज आप डिविजिबिलिटी बिना यूज किए भी कर सकते हैं। फॉर एनी सब ग्रुप्स ऑफ क्यू एच एंड के, इनका इंटरसेक्शन नॉन ट्रिवियल होगा। ये और इंटरेस्टिंग है, ये मैं इंटरव्यू में पूछता हूँ बच्चों से जब ग्रुप थ्योरी स्टार्ट करता हूँ। कौन कौन इसको कर पाया है? इसको नहीं कर पाए? वो क्यों नहीं कर पाए? आप लोग करना तो चाहिए था। देखो मैं बताता हूँ, कुछ लोग तो कर पाए हैं ना। अच्छा, ऐसे क्यों नहीं कर पा रहे हैं आप? देखो बड़ा आसान है, आप मुझे ये बताओ, ये रैशनल के सब ग्रुप है, पी बाई क्यू कोई एलिमेंट ले लो एच में, एंड पी क्यू आर एस, आर बाई एस कोई के में ले लो। अब मुझे ये बताओ कि क्यू, क्यू को पॉजिटिव ले सकते हैं ना हम? ये एच के अंदर होगा, ये एच के अंदर होगा, के अंदर होगा, हाँ या ना? जल्दी से बोलो, रिएक्ट करते जाओ। पी एच के अंदर होगा, आर के अंदर होगा, पी जेड एच के अंदर होगा, मतलब ग्रुप जनरेटेड बाई पी, आर जेड होगा के अंदर। अब मुझे बताओ पी जेड इंटरसेक्शन आर जेड क्या होता है? कोई भी जेड के दो सब ग्रुप्स को इंटरसेक्ट करें तो क्या होता है? भाई जीरो आता है कभी? पता होना चाहिए नो ना। सर। तो किससे होता है? जनरेट हो एलसीएम, एलसीएम ऑफ, एलसीएम इससे जनरेट होता है। तो बस पीक्यू। इसका देखो, ये पीजेड के अंदर ये एच, एच पीजेड का पार्ट है, और आरजेड भी के का पार्ट है, और वो इंटरसेक्ट कर रहे हैं नॉन ट्रिवियली, तो इसका मतलब एच और के भी इंटरसेक्ट कर रहे हैं नॉन ट्रिवियली। ओके, बस हो गया। आया ना पार्ट सी के क्वेश्चंस में? देखो कितना अच्छा मजा आ रहा है आपको करने में। अब ये तो क्या ही पूछना है ना, क्यों है अनकाउंटेबली मैनी प्रॉपर सब ग्रुप्स, ये पूछ, मतलब ये कई बार कर चुके हो ना आप, ये पता भी है आपको तो। और इसको टीएफआर की बुक में मैंने लिखा भी है बढ़िया करके, और मैंने इसको आपको एक्सरसाइज ही दिया है टीएफआर की बुक में, मैंने इसको करवाया है कि ये डायरेक्ट सम जो है काउंटेबल है, क्योंकि इससे ये भी पता चल जाता है कि डायरेक्ट सम काउंटेबल है बच्चों को जो पहली पहली बार पढ़ते हैं, और ना, क्योंकि क्यू तो काउंटेबल है पता ही होता है, लेकिन कई बार बच्चे गलती कर देते हैं डायरेक्ट सम को समझने में, और अनकाउंटेबल भी बोल देते हैं, इसलिए। अब आते हैं इसमें,
इसके लिए अब मैं कुछ दो करता हूं, दो का हिंट देता हूं आपको। देखो, द आइडियल जनरेटेड बाई दो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल ले लिया आपने, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू। इसमें आप मुझे बताओ कौन कौन कर सके इस क्वेश्चन को। ठीक है, मैं थोड़ा सा एक हिंट देना चाहता हूं आपको। क्या आप लोग ट्राई करना चाहोगे विथ हिंट या डायरेक्ट सॉल्यूशन लेना चाहोगे पहले वाले के लिए? हिंट्स। अच्छा ठीक है, तो हिंट ये है कि आपको मैं इतना बता देता हूं कि क्यू एक्स इज अ पीआईडी। ओके, शायद आप कुछ करो। और पीआईडी इज अ बेजोइड डोमेन। ठीक है, इज अ बेजोइड डोमेन। अब बेजोइड डोमेन, अब ये पूछोगे ना व्हाट इज बेजोइड डोमेन सर, इसकी स्पेलिंग गलत हो सकती है, तो आप तुम सर्च करके देख बेजोइड डोमेन क्या होता है, अगर नहीं आता है तो। ठीक है, फिर देखता हूँ पहला वाला कर सकते हो, और श्री सेंधु ने किया है, अच्छा है। तो पूछता अभी डायरेक्ट नहीं हूं, नहीं फिर और नहीं कर पाएंगे। चलो ठीक, 2 मिनट में पूछता हूं मैं आपसे। ओके, चलो ठीक है, प्रगति तुमने हाथ उठाया है तो बताओ, आंसर बताओ चलो। पहले वाले का ट्रू है या फॉल्स है, पहले ये बताओ। सर ट्रू है। ओके चलो शाबाश, बताओ फिर कैसे होगा। लो एफ एफएक्स। एक्स और जी हम्म, एक्स जेड एक्स में इरेड्यूसिबल है तो क्यू एक्स में भी इरेड्यूसिबल होगी। अच्छा मैंने मोनिक लिख देना चाहिए था एक। हाँ सर, क्योंकि हाँ, नहीं तो अगर नहीं होंगे तो फिर इंटीजर आ ही जाएगा, जैसे कॉमन आ रहा है कुछ। मान लो कहाँ, एक मिनट करेक्ट कर लेता हूँ। 2fx, और जैसे मान लो कुछ कॉमन है उसके बाद ये मोनिक बन रहा है, फॉर एग्जाम्पल 3gx। ओके, देन जेड एक्स में ना मोनिक लिखना आवश्यक है, क्योंकि एफ और अच्छा फिर भी जैसे एफ और जी के एक्स का तो कुछ लीनियर कॉम्बिनेशन ना फिर भी हो जाएगा आई थिंक ना सर सिंधु। अगर नहीं भी हो तो, क्योंकि इसके आगे 2 हो तो उनको मतलब प्रिमिटिव को हम ले लेंगे, उसके बाद फिर 2 भी सप्लाई कर देंगे इसके साथ, इसके साथ 3 कर देंगे। ये फिर इनका लीनियर कॉम्बिनेशन तो 1 आ रहा होगा ना, कुछ ऐसे होगा। 1 आ रहा होगा, फिर 2 और 3 का जो मल्टीपल है उससे तो स्क्रीन चली गई। उससे मल्टीप्लाई कर देंगे, शायद हो जाएगा, है ना। मतलब लिखने की आवश्यकता नहीं है। अभी मैं करके दिखाता हूँ, थोड़ा सा एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। हाँ स्क्रीन चले गई ना, मैं स्क्रीन वापस लाता हूँ, रुको। मतलब पहले डिस्टिंक्ट इरेडिसिबल मान लेते हैं, फिर उसके बाद फिर मैं आपको बताता हूँ वैसे भी किया जा सकता है। हाँ चलो ठीक है, इरेडिसिबल होंगे क्यू एक्स में, मान लो मोनिक है, मोनिक जरूरी होता है। हाँ, तो और ये पता भी होना चाहिए, गॉस लेम्मा के पास मैंने इसका प्रूफ कराया था आपको। चलो ठीक है, हाँ बोलो आगे। 2x में भी इरेडिसिबल है, सो सर तो इनका इनका जीसीडी एग्जिस्ट करेगा। ओके एग्जिस्ट करेगा, तो होगा क्या, क्या होगा इनका जीसीडी?
ठीक है, एग्जिस्ट करेगा, बोलो होगा क्या? 1। बिना जीसीडी के कर दी, क्या होगा आगे बताओ? तो फिर जीसीडी एग्जिस्ट करेगा, फिर आगे बताओ क्या बता। चलो एग्जिस्ट। मतलब जीसीडी एग्जिस्ट करेगा तो हम इसे क्यूएक्स मतलब वो बेजॉइड्स आइडेंटिटी लगा सकते हैं तो और उसका नाम मैं फिर जीसीडी का नाम क्यू एक्स रख दूं? कोई बेजो इंटीजर होगा ना। क्यों होगा इंटीजर? 1 होगा ना। हाँ कोई हाँ तो ऐसे बोलो ना फिर, कोई इंटीजर होगा कह रहे हो आप। चलो ठीक है, फिर क्यू एक्स और आर एक्स एग्जिस्ट करेंगे इस तरीके से, है ना बच्चों? ये लीनियर कॉम्बिनेशन में लिखा जा सकता है, हाँ जीसीडी, ये आपको पता होना चाहिए। अब क्या करेंगे आगे बताओ तो जरा। सर क्यूएक्स और आरएक्स क्योंकि रैशनल पॉलिनोमियल है तो फिर हम इनका एलसीएम लेके हाँ, इसको जेडएक्स में बना। तो इसको ऐसे बोलेंगे, मल्टीप्लाई बाई अ सूटेबल इंटीजर व्हिच क्लियर्स आउट ऑल द डिनोमिनेटर्स ऑफ द कोफिशिएंट ऑफ क्यू एक्स एंड आर एक्स। ओके, तो हमें कहना भी आना चाहिए। चलो, और इस तरफ डी आ जाएगा, ठीक है, समझ गए? अब मैं जो पिछली वाली बात बोल रहा था कि मान लो नहीं है मोनिक, तो मोनिक बनाए तो जा सकते हैं ना ऐसे, एम और एन जी एक्स, इस तरीके से। तो फिर अब एफ एक्स और जी एक्स के लिए तो ऐसा हो सकता है, मतलब हमें ऐसे मिल जाएंगे जेड एक्स में। अब ये, अब आप बोल रहे होगे कि जेड एक्स में तो नहीं मिला ना हमको, ये ध्यान रखो, अभी कुछ लोगों ने पूछा नहीं। डी क्यू एक्स इज इन जेड एक्स नाउ एंड डी आर एक्स इज इन जेड एक्स नाउ, इसका मतलब डी इज इन आइडिया जनरेटेड बाई एफ एक्स एंड क्यू एक्स, एफ एक्स एंड जी एक्स। ओके, ये आप ध्यान रखना। तो देखो, ऐसे हमें जेड एक्स में मिल जाएंगे ना, आर एक्स और क्यू एक्स लिख देते हैं उनको फिर से। ओके, तो जी एक्स ये जेड एक्स के अंदर आएगा, मतलब इसका डी आएगा। तो मैं क्या बोल रहा था कि एम और एन से मल्टीप्लाई, एम एन से मल्टीप्लाई करो तो इसको, एम एन से, ऐसे मैं बोल रहा था, हो जाएगा, मतलब कोई डिस्टिंक्ट मोनिक की जरूरत नहीं है। फिर से एम एन से कर दिया ना, समझ में आई बात? क्यू एक्स जी एक्स और उस तरफ डी एम एन, वो भी तो इंटीजर ही है। अब ये जो है ना, एम को किसके साथ ले लो, एम को इसके साथ ले लो, एन को इसके साथ ले लो, तो फिर वो बात बन गई हमारी फिर से। समझ में आई बात? नहीं आई अब? ये इनका जेड एक्स लीनियर कॉम्बिनेशन मिल गया हमें, वो इंटीजर आ रहा है एम एन, ठीक है श्री सिंधु? हाँ सर। सर ये आर एक्स और क्यू एक्स में है ना? हाँ, क्यों? ओके। नहीं नहीं, हाँ नहीं नहीं, आप समझो ना, यहाँ तक तो आपको पता चल गया ना, यहाँ से हाँ भी। सर। अब मैंने इसको यूज किया है, हमें ये पता चल गया कि ऐसे आर एक्स और क्यू एक्स मिलेंगे कि डी आएगा उनका लीनियर कॉम्बिनेशन एफ और जी के साथ। अभी मैंने डायरेक्ट जेड एक्स से लिए हैं, यहाँ के बाद दूसरी मैंने बोला ना, वो लिखने की मुझे जरूरत नहीं है एक्चुअली हाँ मोनिक, सर। मैं उसके लिए भी करके दिखा देता हूँ, ये मैं बोल रहा था। वहीं पे तो मैंने पकड़ लिया था ना उसको कि ऐसा कर लेंगे एडजस्टमेंट, तो आपको देखना आना चाहिए सबको, क्योंकि वी कैन एडजस्ट इस तरीके से। तो अब क्या आप लोग इसको खुद कर सकते हैं? आप लोगों ने ये कर लिया होगा एक्चुअली, ये बहुत बड़ा ही हुआ होगा आपके लिए, या हुआ? क्योंकि आपको तो रिजल्ट ऑलरेडी पता है ना, इसलिए। बट बिना रिजल्ट के करना थोड़ा सा इंटरेस्टिंग है, क्योंकि आप किसी भी मैक्सिमल आइडियल के ना, इस ये फील्ड ऐसा दिखाओ कि अगर कोई इरिड्यूसिबल पॉलिनोमियल है तो ये फील्ड नहीं होगी, ऐसे करके, ठीक है? ये मतलब ये फील्ड नहीं होगा। क्यों नहीं होगा? फील्ड की कैरेक्टरिस्टिक प्राइम होती है, ऐसे ये सब वगैरह करके आप लोग कोशिश करना। बट आपको जैसे कि पता है क्या होती है इसकी मैक्सिमल आइडियल, इस फॉर्म की होती है, ठीक है? लेकिन ये इस फॉर्म की नहीं है, ये पक्का कर लेना। मैं आपको बता दूं, कई बार बच्चे क्या हो जाते हैं कि जैसे मान लो ये दो पॉलिनोमियल दिए हैं, ये भी मैक्सिमल आइडियल हो सकती है, ये मैं आपको बता दूं। जेड एक्स में आइडियल जनरेटेड बाई एफ एंड जी भी मैक्सिमल हो सकती है। हो सकता है कि उसके उसकी फॉर्म ऐसी भी हो, ठीक है? क्योंकि कोई भी आइडियल दो से जनरेट हो रही है तो कोई और दो अंदर के उसको जनरेट भी कर सकते हैं। ऐसा थोड़ी है जैसे टू से जनरेट हो रही है आइडियल, माइनस टू से भी तो जनरेट होती है जेड में, वही आइडियल टू जेड, समझ गए ना? तो ये ध्यान रखना, कई बार गलती कर देते हैं बच्चे, इसलिए मैंने यहाँ पे बता दिया, ठीक है? क्या नहीं करना है वो सिखाना भी बहुत आवश्यक होता है ना, ठीक है? अब आते हैं द आइडियल एफ एक्स जी एक्स इज इक्वल टू जेड एक्स।
ये जरूरी नहीं है ना। एग्जाम्पल ले लोगे इसका, तो इरेड्यूसिबल पॉलिनोमियल से जनरेट होने वाली आइडियल जेड के इक्वल नहीं होगी, क्योंकि 1 को जनरेट करे वो जरूरी नहीं है ना। आप लोग कर लेना हाँ ऐसा एग्जाम्पल। ये गलत है। द कोसेंट इज एन इंटीग्रल डोमेन, बताना तो, हाथ खड़ा करो जिसको आता है। क्यों कम हाथ खड़े क्यों हो रहे हैं? मैंने ज्यादा टफ पेपर बना दिया क्या? मैं कल से थोड़ा फॉर्मेट बदल दूं फिर, थोड़ा नीचे कर दूं नेट का जैसा ही, सारे क्वेश्चन मतलब मिक्सचर टाइप का, मतलब दो ऐसे दो ऐसे। आंसर करो फिर, नो सर। तो करो आंसर इसका, करो चलो, हाथ खड़े करो। ओके, प्रगति आप बताइए चलिए। सर ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होगा, इतनी देर नहीं करो, बताओ क्या हुआ। नहीं होगा सर। नहीं होगा इंटीग्रल डोमेन, अगर एफ एक्स इरेड्यूसिबल हुई तो। नहीं क्यों, रीजन बताओ तो जरा। सर, यहाँ पे जो इसकी एफएक्स की डिग्री है हम्म, क्यों यहाँ ये इंटीग्रल डोमेन नहीं होता? ये तो एसोमॉर्फिक टू जेड आता है, एक्स भी तो इरेड्यूसिबल है। हाँ चलो अभिलिप साहब बताओ। इंटीग्रल डोमेन होगी। हाँ होगी तो क्यों होगी वो बतानी है फिर। कारण बताइए, बिना कारण के थोड़ी मानूंगा। स्वागत आप बताओ। सर ऐसे irreducible polynomial हम्म, और zx হচ্ছে UFT, so जेड एक्स यूएफडी, ओके सो irreducible will be इरेड्यूसिबल gener মানে इम्प्रूव, generated by fx हाँ that will be आई मीन prime इट्स material. प्राइम, राइट इज प्राइम एलिमेंट इन यूएफडी, irreducible elements are prime, sabas. So it is a prime ideal, prime element generate prime ideal, okay, prime ideal. So everything follows now. Nice. तो ऐसे सोचो आप लोग, श्री सेंधु सेम रीजन। हाँ सर वही यूएफडी वाला भाई। ओके, तो अभी देखो 3 क्वेश्चन में आपको कितना कुछ सीखने को मिला मॉक्स में, ठीक है। अब आते हैं चौथे क्वेश्चन में। जी बी अ फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर p टू द पावर n एंड एक्सपोनेंट p वेयर p इज अ प्राइम, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स आर ट्रू। किस किसने किया, हाथ खड़ा करो। एक ने भी नहीं किया। सर इसका बी डी रॉन्ग है, सी का। अच्छा ठीक है, आप बताओ बी और डी रॉन्ग है। इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स इज एग्जैक्टली देन जी इज सिंपल। बी और डी रॉन्ग है कह रहे हैं आप, या सही है?
चलो देखते हैं क्या होता है। श्री सिंधु, आपने किया नहीं, ये ट्राई नहीं किया नहीं सर, मैंने ये ट्राई नहीं किया सर। तुमने? मुझे लग रहा है सारी अलजेब्रा ट्राई नहीं की। सर मुझे लीनियर किया सर, हाँ, कॉम्प्लेक्स में। अलजेब्रा में कुछ ट्राई नहीं किया तुमने, जबकि तुम्हें अलजेब्रा करनी चाहिए। क्यों नहीं किया तुमने ट्राई अलजेब्रा? मैं सोचा थोड़ा समय लग जाएगा। अच्छा, एग्जाम में भी करो, ऐसे करोगे? नहीं सर, एग्जाम में तो थोड़ा माने थोड़ा इजी आएगा ना माने। अच्छा, तभी तो फिर टफ को जब हैंडल करोगे इजी तो ऐसे ही हो जाएगा ना, फिर ये भी तो सोचो। चलो ठीक है, कोई नहीं, करना तो था फिर घर में, बाद में तो ट्राई मार लेते। आपने बाद में भी नहीं मारा ऐसे, मतलब एग्जाम हो गया, चलो आप ट्राई मारे ऐसे करके, कैसे चलेगा काम? या बाद में भी ट्राई नहीं कर सकते थे, बता दो फिर आप। चलो ठीक है, देखो, जी बी ए फाइनाइट एबिलियन ग्रुप ऑफ ऑर्डर पी टू दी पावर एन एंड एक्सपोनेंट पी। तो जी क्या होगा, किस किसने पहचान लिया था, इतना तो बताओ बच्चों कि जी ऐसा होगा करके। वो हाथ खड़ा करो, तब तो मुझे पता चले कि कुछ सीखा था पहले क्लास से आपने। हाथ खड़ा करेंगे, पूछूंगा मैं अपने आप जल्दी से कि भाई जी की फॉर्म ऐसी होगी, एबिलियन ग्रुप है ऑर्डर पी टू दी पावर एन का, और हर किसी एलिमेंट का चलो ठीक है, आप फिर तो पहचान ही लोगे। अरे देखो, ठीक है, समन्विता आप बताओ तो। वो सेट पी क्रॉस सेट पी करके मतलब हाँ इस टाइप का। एन टाइम्स राइट, है ना? यस। देखो बच्चों, हाँ इसको पहचान, आपने फंडामेंटल थ्योरम ऑफ एबिलियन ग्रुप लगानी है। ऑर्डर पी एन है तो जी साइक्लिक ग्रुप का प्रोडक्ट होगा, तो कोई और प्राइम तो आएगा नहीं, क्योंकि ऑर्डर पी टू द पावर एन है तो पी ग्रुप है ये। अब ये इस तरीके का होगा, जेड पी स्क्वायर, जेड पी ईटीसी वगैरह ना, मतलब पी की पावर से आएंगी। तो एक्सपोनेंट पी बोला है, एक्सपोनेंट पी माने हर किसी एलिमेंट का ऑर्डर पी या आइडेंटिटी है, मतलब पी का ही डिवाइजर होंगे सारे, ठीक है। एक्सपोनेंट मीन्स आपको पता होगा कि एक्सपोनेंट वो होता है जिसमें हर किसी एलिमेंट, किसी भी एलिमेंट को ले लो ग्रुप के और उसकी पावर पी करोगे, या एक्सपोनेंट का नाम एन है तो एन करोगे तो आइडेंटिटी आता है, ठीक है। तो अब इसका मतलब क्या हुआ कि ऑर्डर या तो पी होना चाहिए या वन होना चाहिए, तो एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं, हाँ, ऑर्डर्स, एलिमेंट्स के ऑर्डर हमेशा एक्सपोनेंट को डिवाइड करते हैं, ये भी एक अच्छी एक्सरसाइज है। ग्रुप के ऑर्डर को तो डिवाइड करते हैं, बट एक्सपोनेंट को भी डिवाइड करते हैं। वैसे एक्सपोनेंट एलसीएम ही होता है, तो डिवाइड करेंगे ही करेंगे, तो क्या इसमें बड़ी बात है? तो आप क्यों भारी है बताओ, ये तो आपने लीनियर अलजेब्रा में किया है। मेरा तो मंतव्य था कि लीनियर अलजेब्रा और एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा को मिला दिया जाए, लेकिन कुछ लोगों ने एब्स्ट्रैक्ट अलजेब्रा छोड़ दी, तो क्या करेंगे आप, लीनियर अलजेब्रा कैसे होगा? देखो आप इसमें कैसे लीनियर अलजेब्रा लगेगी। तो जी इज अ जेडपी वेक्टर स्पेस, जेडपी वेक्टर स्पेस राइट। सी सिंधु होगा जेडपी वेक्टर स्पेस जी? हाँ सर, डिमेंशन है। वैसे इसकी जरूरत भी नहीं है, हाँ बाय द वे, अगर मुझे लगता है जी इसके होगा, क्योंकि देखो, जी जेड मॉड्यूल का मतलब एबिलियन ग्रुप ही होता है, हाँ, मतलब ये खाली ये कुछ अनोखा नहीं होता। एनिहिलेटेड भाई बताओ तो किससे एनिहिलेट हो रहा है? तुम तो कह रहे थे कॉम्पिटिटिव अलजेब्रा पढ़ रहा था मैं, बताओ। एनिहिलेटेड भाई, पी। पीजेड, आइडियल यस। एनिहिलेट कर रही, तो क्या यस। होगा फिर? जी जेड बाई पीजेड मॉड्यूल, यस। ठीक है। एक्शन सेम होगा, मतलब कोसेट से एक्शन होगा, एलिमेंट से एक्शन उसके करस्पॉन्डिंग। तो ये जेड बाई पीजेड मॉड्यूल है, इसके जो सब स्पेसेस क्या होंगे फिर? सब ग्रुप्स आर सब स्पेसेस, ठीक है। सब ग्रुप्स और सब स्पेसेस होंगे, मेक श्योर यू अंडरस्टैंड दिस। तो आपको चाहिए क्या बताओ, पी टू दी पावर आर ऑर्डर के, तो वो आर डायमेंशनल सब स्पेसेस है। तो क्या होते हैं आर डायमेंशनल सब स्पेसेस का नंबर क्या होता है, ये तो आपको पता ही होगा। सर जो ऊपर लिखा है वही है। हाँ ठीक है। अब इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन जी इज एग्जैक्टली पी माइनस वन, हाँ लेकिन मैं आपको मॉड्यूल मॉड्यूल, देखो कुछ लोग कहेंगे कि हमको कैसे पता चलेगा, देख लो सुनो मेरी बात। जी वेक्टर स्पेस होगा, अगर जी कोई भी ग्रुप है ना, तो जी में एक्शन, जी ग्रुप तो है ही ऑलरेडी, तो जी में एक्स ऐसे। अब आप जी के एडिशन से डिनोट कर रहे हो या मल्टीप्लिकेशन से डिनोट कर रहे हो, वो आपके ऊपर निर्भर करता है। एडिशन से डिनोट कर रहे हो तो एक्शन ऐसे होगा ये,
कोई भी एलिमेंट लो, ए जी होगा, मल्टीप्लीकेशन है तो जी की पावर ए कर दो, जेड पी एक्स है ना, मतलब कोई एम लो वहां से तो जी की पावर एम। अगर आप उससे डिनोट कर रहे हो, किससे, मतलब एडिशन से डिनोट कर रहे हो तो जी बार एड, ये होगा एक्शन, बस आगे को कर लो। फिर सब ग्रुप सब स्पेसेस होंगे, वो इसमें कोई पढ़ने की जरूरत नहीं है, वो फिर डायरेक्ट बोल देता है इसलिए, मतलब यहाँ से डायरेक्ट पता चल जाता है इसलिए, नहीं तो यहाँ से आपको ये पता चलना चाहिए कि ये एक्शन होता है। मैं आपको ये बता देता हूँ, ठीक है, कि जब भी आपके पास ऐसे होगा, तो मतलब जी कोई ग्रुप होगा और उसका एक्सपोनेंट पी, मतलब एक्सपोनेंट पी है फाइनाइट एलिमेंट का, तो वो ये वाला वेक्टर स्पेस होगा है, ठीक है, जेड मॉडुलो पी जेड, मतलब ये जेड पी वेक्टर स्पेस होगा। फिर सब स्पेस से सब वो सेम होंगे। आगे मैं आपको पढ़ाऊंगा ये सब, आप चिंता मत करो। और ये प्योरली ग्रुप थ्योरेटिक किया जा सकता है, हाँ, ऐसे मॉड्यूल लाने की जरूरत नहीं है। तो ये जी वेक्टर स्पेस बन गया, तो इसके जो पी टू दी पावर आर ऑर्डर के सब ग्रुप होंगे वो सब स्पेसेस भी होंगे, बस इतना प्रूव करना, तो फिर वो आर डायमेंशनल होंगे क्योंकि पी टू दी पावर आर आ रहा है इसका ऑर्डर, इसलिए, ठीक है। तो इफ द नंबर ऑफ एलिमेंट्स ऑफ ऑर्डर पी इन जी इज एग्जैक्टली पी माइनस वन, देन जी इज सिंपल। देखो अब यहां से देखो, इसमें अगर सारे नॉन आइडेंटिटी एलिमेंट का ऑर्डर पी ही है ना, कोई एक ऐसा एलिमेंट है जिसका ऑर्डर पी नहीं है आइडेंटिटी के अलावा, बोलो। नो सर। हाँ नहीं है ना, कोई भी ऐसा नहीं है, तो इसका मतलब कब होंगे एग्जैक्टली पी माइनस वन एलिमेंट ऑर्डर पी के, जब ये सब जब नहीं होगा, n1 होगा। है ना, एन वन होगा तो जी जेड पी सिंपल, तो ये फिर सही हो गया। इफ एन इज ग्रेटर देन वन देन जी इज नॉट सिंपल, बिल्कुल सही बात है, क्योंकि नंबर ऑफ सब ग्रुप्स क्या हो यस जाएंगे सर। फिर, ग्रेटर देन, मतलब जो भी सब ग्रुप्स होते हैं वो आपको पता है वो नॉर्मली होते हैं, एंड द ग्रुप होमोमॉर्फिज्म फ्रॉम जी टू इटसेल्फ इज पी एन स्क्वायर। तो कोई बताना चाहता है कि इससे इसमें ग्रुप होमोमॉर्फिज्म पी एन स्क्वायर होंगी, इससे इसी में, बताओ। आपको एक बात बता देता हूं और मजेदार है ये, पता है कि हर कोई ग्रुप होमोमॉर्फिज्म क्या होगी श्री सिंधु, लीनियर ओके ईच ग्रुप होमोमॉर्फिज्म इज, डरो मत, बताओ। जेड मॉड्यूल होंगे हाँ जेड पी, हाँ वो जेड मॉड्यूल होमोमॉर्फिज्म तो सॉरी सॉरी होती है, जेड पी सॉरी सॉरी क्या हाँ जेड पी मॉड्यूल होंगे जेड मॉड्यूल पी जेड होमोमॉर्फिज्म, और ये बहुत आसान है बच्चों, होमोमॉर्फिज्म कैसे, मैं आपको बताता हूँ, देखो आपको क्या प्रूफ करना है, क्योंकि ऑलरेडी ये सब तो प्रूफ है ही, यहाँ का कोई एलिमेंट लो एक्स प्लस वाई, अगर आपने कोई भी मान लो कि होमोमॉर्फिज्म है आपके पास, तो दिस इज वेरी इजी राइट, ये तो है ही ऑलरेडी वो होमोमॉर्फिज्म। अब वो होमोमॉर्फिज्म में लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन भी होगी, मैं आपको दिखा देता हूँ, देखो क्यों होगी, क्योंकि आप कोई भी एम ले लो, एम एक्स, एफ ऑफ एम एक्स क्या होगा, एम एक्स का मतलब क्या है, ये है, अभी आपको बताया ना मैंने, एक्स एम टाइम से ऐड करना है, ठीक है, हाँ बोलिए। हम्म, तो ये होमोमॉर्फिज्म है तो ये क्या आ गया, बस यही तो चाहिए था हर किसी एम के लिए, तो इसका मतलब है जेड पी वेक्टर स्पेस भी होगी। तो अब मुझे ये बताओ कि नंबर ऑफ लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन इससे इसमें कितने होंगे, जल्दी गिनो, क्या होगा। अब आपको पता है ये कौन सा है, ये, इसकी कार्डिनलिटी कौन कौन जानते हैं, समन्विता जानती हो इसकी कार्डिनलिटी, जाननी तो चाहिए, चलो इसकी डायमेंशन बताओ। आपको पता है अगर आपके पास कोई दो वेक्टर स्पेस हो तो होम वी टू डब्ल्यू, मतलब सारी होमोमॉर्फिज, मतलब क्या होम क्या लिखते हैं हम द उसको, डायमेंशन ऑफ v इंटू w। तो दोनों की डायमेंशन करो, पी टू क्या है दोनों की डायमेंशन, इसकी डायमेंशन होगी एन स्क्वायर, ठीक है, तो ऑर्डर कितना होगा, ये जेड पी वेक्टर स्पेस है, बताओ ऑर्डर कितना होगा, अरे p की पावर n स्क्वायर। बस हो गया फिर, तो होम लिख देते हैं, होम लिखते हैं इसको। सो इसका मतलब सारी होमोमॉर्फिज में कितनी आ जाएंगी, पी टू द पावर एन स्क्वायर, तो हो गया बस, क्या कठिन था, ये कठिन नहीं है, कोई भी अगर वेक्टर स्पेस हो आपके पास वी, उसकी डायमेंशन ओवर जेड पी एन स्क्वायर हो, तो आपको कार्डिनलिटी पता होना चाहिए उसकी पी एन स्क्वायर होती है, या नहीं पता है, ऐसा क्वेश्चन पार्ट बी में आ सकता है एक,
है ना, क्योंकि वो किसके आइसोमॉर्फिक होगा, जेड पी क्रॉस जेड पी एन स्क्वायर टाइम्स, बस। तो इस तरीके से ये भी सही है। तो हो गए ग्रुप के क्वेश्चन, और बचे श्री से सर तो। हाँ हाँ, बोलो बोलो, आप बोलो क्या बोल रहे हो। अ, सर इसमें ये सर सब ग्रुप को सब स्पेस कैसे माना सर, ये समझ में नहीं आया। सब ग्रुप सब स्पेस होते हैं इसमें, ठीक है, क्योंकि वो भी पी सब मॉड्यूल होंगे, वो जेड मॉड्यूल है, वो भी एनिहिलेट होते हैं पी जेड से, तो वो भी जेड पी बन जाएंगे, ठीक है। मतलब सर ये मैं तो एक वीक मॉड्यूल वे वाला बता, कॉन्सेप्ट पढ़ा नहीं। आप वेरीफाई कर सकते हो इसको, ठीक है, कि जैसे ना ऐसे लेना, अच्छा कोई भी एच है तो आप जेड पी का कोई एलिमेंट लेना, कि एम एच उसमें होगा, होगा ही ना, एम एच इज समथिंग, आई मीन एम टाइम्स एडिशन, तो क्यों नहीं होगा बताओ। एम एच, आप एक्ट कैसे कर रहे हो जेड पी से, मैंने बताया ना ऊपर एम से कर रहे हो, तो वो इजी टू सी है। एच टाइम ऐड करना एच में होगा या नहीं होगा, आप बताओ, नहीं एम टाइम ऐड सर करना। होगा। हाँ बस फिर सिंपल है, ठीक है। तो देखो लीनियर, इसमें भी लीनियर अलजेब्रा ग्रुप दोनों साथ आई आपके, इससे इससे इसमें भी आई और इसमें भी आई, दो क्वेश्चन में। तो इसलिए अब आप अगर समझे ना इन सब क्वेश्चनों को तो मजा आया होगा आपको, आप अच्छा करोगे एग्जाम में। नहीं समझे तो फिर कोई नहीं, इतना तो समझ जाओगे, ये ध्यान रखना कि एग्जाम में अच्छा कर सको। एग्जाम में सारे क्वेश्चन ऐसे नहीं आने वाले, तुमको भी पता है, ठीक है, मुझे पता, लेकिन मैंने कैसे देने हैं, सारे क्वेश्चन अच्छे 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 देने हैं, ठीक। अब अगले वाले में तो और अच्छे दूंगा, आप लोग ट्राई करना बहुत अच्छी तरीके से, नहीं होगा फिर मैं आपको सिखाऊंगा, ओके, ताकि एग्जाम इजी दिखाई पड़े, और ना दिखाई पड़े तो फिर मुझसे कहना। अगर आपने इतना पढ़ लिया, सही से समझ लिया, आपको दिखाई पड़ेगा, आप मेरा यकीन मानिए, ठीक है, मैं कह रहा हूँ आपसे, अनुभव से कह रहा हूँ। तो ठीक है, तो चार क्वेश्चन में बड़ा आनंद आया होगा तुम्हें। अब ये वाला क्वेश्चन कर लिया होगा ना आपने, मैंने करवाया था ये, या नहीं करा, कि पहला मैं इसलिए देखना चाहता था कि क्रैश कोर्स में कितने लोग एक्टिव हैं एक्चुअली, इसलिए मैंने ये क्वेश्चन दिए हैं, और ये मैंने क्रैश कोर्स में पहले दिन कराया था, ये मैंने कल ही करा दिया, राइट। इसमें मजेदार ये वाला था और ये वाला था, और ये दो आपको ऑलरेडी आते थे, ठीक है। और ये वाला क्रैश कोर्स में पहले दिन हो गया, अब ये वाला आप जानते हैं। अब मुझे पहले ये बताओ कि सारे मैप्स आपको पता है H2D, बताओ तो क्या होते हैं H2D सारे मैप्स, ये पता होना चाहिए ना, फिर तभी तो बात बनेगी। जेड किसको किसको, माइनस हाँ जेड माइनस, बीटा अल्फा, ओके भाई, जेड माइनस अल्फा को। और कुछ रोटेशन लगेगा तो कोई फर्क थोड़ी पड़ेगा हाँ शायद। ई की पावर आयोटा थीटा। मतलब ये तो इतना दिमाग ऐसे लगा लो, हाँ, क्योंकि देखो जैसे डिस्क है, डिस्क घूमेगी तो अब क्या ही फर्क पड़ेगा, वो भी तो होगा ना। अगर कंफ्यूजन हो जाए कि होगा कि नहीं होगा, थीटा 0 to 2 पाई, और आपका अल्फा क्या है, सी है, लेकिन इमेजिनरी अल्फा ग्रेटर देन 0 है, राइट, अपर हाफ प्लेन से ही आता है, तो ये है, तो इसी का इनवर्स होगा वो, मतलब D2H, राइट, इसके इनवर्स ही होते हैं सारे। अब F0 = I है, तो वो किस तरीके का मैप होगा, मतलब किसका इनवर्स होगा, इस टाइप के मैप का इनवर्स होगा ये। इसका इनवर्स, हाँ मैं फिर बोल रहा हूँ, ये आई को उस पर भेज रहा है, तो इसका इनवर्स से निकालो और फिर देखो क्या आता है, ठीक है। देखो ये भेज रहा है, इसका इनवर्स निकालना है, हाँ, वो मैप होगा D2H, तो बाई यूनिक बाई होलोमॉर्फिक मैप, यूनिक होगा या आई थिंक नॉन यूनिक आएगा, मुझे तो लग रहा है E⁻θ तो हमारे पास वेरिएबल है ना, +-1 तो एटलीस्ट आ जाएगा, क्योंकि अगर कोई भी मैप कर रहा है तो हाँ रिफ्लेक्शन, ओहो गलती हो गई है, यूनिक लिखना मुझे एक दो कंडीशन और देनी चाहिए थी ना, क्योंकि जैसे मान लो आपके पास मैप आ गया, उसी को रिफ्लेक्ट कर दो, वो भी तो एच को एच में वो करेगा, रिफ्लेक्शन जानते हो ना, मतलब -1 से मल्टीप्लाई कर दो, जैसे फॉर एग्जाम्पल, जैसे ये प्लेन है ना, इधर वाला इधर चला जाएगा, इधर वाला इधर चला जाएगा, उसी मैप में वो करने के बाद, जैसे आपके पास एफ आया तो -F भी मतलब एक मैप होगा, आई मीन टू से। चलो कोई नहीं, तो फिर इसको निकालने के बाद जो भी मैप आएंगे, उसके बाद ये सारी चीजें वेरीफाई कर लेना, ठीक है। यूनिक हटा दिया मैंने, ओके। अब सब कुछ हो गया है लगभग, अब जो नहीं हुआ है वो ट्राई करेंगे, हो गया है मुझे लगता है सब कुछ, जो जो मेन था मैंने बता दिया, जो आसान है वो तो आप कर ही लेंगे, ठीक है। अब अगले टेस्ट का सुन लो, अगला टेस्ट कल ही होगा, कल ही सॉल्यूशन भी होगा, ठीक है, चलेगा ना।
कल 3 से 6, 5 से 8 में आप लोग टेस्ट देना और 8:30 में मैं सॉल्यूशन करा दूंगा, ठीक है। कल ही देंगे, कल ही खत्म कर देंगे, और थोड़ा क्विक कराऊंगा सॉल्यूशन, और क्वेश्चंस में अब और पार्ट में भी अच्छे रखूंगा। जैसे ये मतलब औरों में भी रखे थे मैंने, बट थोड़ा सा मिक्स किया था कि जैसे फॉर एग्जांपल ये इसमें मैंने लीनियर अलजेब्रा में जैसे ये वाला दिया आपको, 8 दिया, 9 दिया, ये अच्छे थे। लेकिन फिर मैंने एक क्वेश्चन आसान दिया, जैसे फॉर एग्जांपल ये 12 वाला, एक आसान दे दिया, और तो ठीक ठाक ही थे सब। और कोई था आसान? अब तुम्हारे लिए आसान इसलिए भी हो सकते हैं क्योंकि तुमने पहले देखे हैं ना देखे होते तो औरों के लिए तो कठिन होंगे ही। जैसे 5 आसान दिया था, अब आसान कुछ नहीं आएगा, ठीक है। तो आप लोग राजी हो, या मतलब एक आध रखनी है आसान? आसान मैं इसलिए बोल रहा हूँ कि देखो, मैंने आपको अप्लाइड और पार्ट ए में आपको मैंने सुविधा दी हुई है, वो नॉर्मलाइज कर देगा चीजों को, ठीक है। आप वो भी अटेम्प्ट कर रहे हो तो फिर आपके मार्क्स बहुत हाई नहीं होने चाहिए ना, आपके थोड़ा इधर उधर वो होना चाहिए। और मॉक टेस्ट का तो मतलब ये है ना, आपको क्या गलतियां नहीं करनी है, बड़े ध्यान से पढ़ना है। मैंने कहा था ना, आप लोग जब ध्यान से पढ़ने की, सर यहाँ पे मोनिक नहीं था, यहाँ पे ये नहीं था, मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। मैं सोच रहा हूँ कि ये हुई बात, एक एक चीज इन्होंने नोट कर रखी है पढ़ते वक्त। ऐसा भी देखा है कि ये यहाँ पे नहीं था, ये यहाँ पे नहीं देखा था, मैं कुछ भूल भी गया हूँ, तो मुझे बड़ा अच्छा लग रहा है। वो ही जरूरत होती है, क्योंकि बहुत सारे विद्यार्थी, आपको पता है, एग्जाम में इसलिए कम मार्क्स आते हैं ना, क्योंकि उन्होंने कोई चीज गलत पढ़ ली होती है। आप इसको लगा कर देख के अपने पीछे वाले अनुभव में, तो आप 2-3 क्वेश्चन ऐसे पाएंगे कि अरे मैंने ऐसे पढ़ लिया, अरे मैंने ऐसे समझ लिया। वो नहीं होना चाहिए, क्योंकि वो होता किन क्वेश्चनों में, जो आपको सही से आते हैं, जो क्वेश्चंस पूरा सही आता है, अब वो पूरे मार्क्स आपके हैं, लेकिन आपने खो दिया केवल हाइपोथेसिस मिस करने से, केवल एक छोटा सा फेल से या ट्रू मिस करने से। वो मैं नहीं चाहता आप में से करो। तो एक चीज और सिखानी बहुत आवश्यक है, सॉल्यूशन सब कुछ सिखा दिए, मॉक सब कुछ सिखा दिया, ऐसे अटेम्प्ट करना है सब कुछ सिखा दिया, लेकिन ये भी सिखा दिया जाना चाहिए कि आप जब पढ़ रहे हैं पेपर को, आपको पूरा पूरा ध्यान पेपर में होना चाहिए, बिल्कुल, और कहीं नहीं होना चाहिए। एक एक लाइन को आप ध्यान से देखने चाहिए, और ऐसा अजम्पशन आपके मन में नहीं होना चाहिए क्वेश्चन को देखने के उपरांत। आप अगर क्वेश्चन को पढ़ रहे हैं स्क्रीन में, तो आपको ये नहीं लगना चाहिए कि ये तो मैंने पहले ही देखा है, क्योंकि जिस क्षण आपको ये लगेगा कि ये मैंने पहले ही देखा है, तो फिर आप जैसा देखा होगा वैसा ही मान लेंगे उस क्वेश्चन को। हो सकता है उसमें थोड़ा सा हाइपोथेसिस को चेंज किया गया हो, और किया ही जाना चाहिए। डायरेक्ट चीजें नहीं आती हैं। जैसे मैं आपको उदाहरण देता हूँ एक, इससे पूर्व जो टीआईएफआर की परीक्षा थी, उसमें कैली थ्योरम से संबंधित एक क्वेश्चन आया था। तो थोड़ा सा पढ़ा तो किसी ने माँ कैली थ्योरम मान लिया, उसको ऐसे गलत या सही कर दिया फिर, लेकिन वो वैसा था नहीं, क्योंकि आप थ्योरमिक बैठाने को थोड़ी बैठे हैं वहां पे। थोड़ा सा परिवर्तन होगा ना, तो इसलिए इस बात को मान के ही चलना है। अगर आपने कोई चीज पहले भी देखी हो, तो ये मत मान लेना कि वो उससे रिसेंबल होती हो तो वही होगी, ठीक है ना। आप इस बात को कनेक्ट कर पा रहे हो ना? ऐसे होता है ना, क्योंकि हमने मान लिया कि वैसा ही है, और फिर वो गलत निकल जाता है, इधर उधर हाइपोथेसिस मिस होते हैं, और फिर हमें गम होता है। और ऐसा होता है, अगर 3-4 क्वेश्चन में हो गया तो हमारा जेआरएफ पीछे रह जाता है, हमें लगता है फिर अरे हम तो हुए नहीं, जबकि हम हो सकते थे, हम योग्य थे। योग्य होकर भी ना हो सके तो फिर बात नहीं बनी, ठीक। तो इसको आपने ध्यान में रखना है, और बीच बीच में मैं ये सब चीजें आपको बताते आ रहा हूँ। केवल परीक्षा में कैसे करना है क्वेश्चंस को, ये आवश्यक नहीं होता, और बहुत सारी चीजें आपको बतानी होती हैं। तो इन सारी चीजों को आप बड़े ध्यान से सुनेंगे, और बड़े ध्यान से इनका मनन करेंगे, और इसका पालन भी करेंगे, ओके। ये मैं अनुभव से कह रहा हूँ, एक भी मिस्टेक ऐसी नहीं होनी चाहिए जो आपकी लापरवाही के कारण हो गई हो, आपने गलत पढ़ लिया इसलिए हो गई हो, आपने 2 की जगह 3 से मल्टीप्लाई कर दिया हो, ऐसी नहीं होनी चाहिए। हाँ, ऐसी हो जाए कि आपको कोई चीज पता नहीं थी, यानी गलत कॉन्सेप्ट पता था। जैसे आप सोचते थे कि फॉर एग्जांपल, जैसे यहाँ पे हूँ, ये है, ये क्वेश्चन है, राइट। आप सोचते थे कि सारी, जैसे आपको पहले से पता है कि सारी ग्रुप होमोमॉर्फिज्म में सारी लीनियर ट्रांसफॉर्मेशन नहीं होते हैं, आपको ऐसा पहले से पता था। क्योंकि ऐसा ही पता था तो फिर आप ऐसा ही करेंगे, फिर वो उसका रेक्टिफिकेशन नहीं हो सकता, एग्जाम में थोड़ी सुधर जाएगी फिर वो। यू कैन नॉट एमेलियोरेट, राइट, है ना। वहां पे नहीं सुधरेगी, फिर घर में आके फिर तुम्हें पता चलेगा, ऐसी चीज चल सकती है। लेकिन ऐसी थोड़ी चलेगी कि सर मैंने सोचा कि वहां पे पी नहीं बल्कि पी स्क्वायर है। तो ये तो, इसके लिए तो आप पूरे जिम्मेदार हैं, इसके लिए भले ही नहीं है, इसके लिए मैं भी हो सकता हूँ, क्योंकि क्या पता मैंने आपको किससे में गलत बता दिया हो। इसलिए मैं बड़े आपसे ध्यान से कहता हूँ कि एक एक चीज को वेरीफाई करें। और जब भी आप मुझे अपनी गलतियां मुझे बताते हैं, मेरी गलती कहीं पे होती है, तो मुझे बड़ा अच्छा लगता है कि ये बड़े ध्यान से पढ़ रहे हैं और बड़े ध्यान से सीख रहे हैं, ठीक है ना। ऐसी कैसी गलतियां हो सकती हैं, गलतियां नहीं होती हैं, मैं ऐसा नहीं कर रहा, मैं कह रहा हूं कि कैसी गलतियां नहीं होनी चाहिए, और वो आपके हाथ में है। एग्जाम जब तक नहीं हो जाता तब तक वो आपके हाथ में होती है, कुछ नहीं होती हैं आपके हाथ में। जैसे मैंने आपको समझा दिया, क्योंकि अगर कोई गलत चीज आपको पता है तो फिर गलती होनी है, फिर कैसे सुधरेगी, फिर एग्जाम में थोड़ी सुधरनी है। हाँ, किसी इधर उधर से क्या पता सुधर जाए, आपको एग्जाम में कुछ लिखा हुआ आ जाए, तो आप वहां से वो लगा लो, बट बात समझो कहने का मतलब, ठीक है।
आज के लिए इतना ही, और कल मिलते हैं। कल पेपर आप लोग दे देना, वहीं अपलोड हो जाएगा, या हम आपको बता देंगे दूसरे तरीके से देना होगा तो वहीं आपकी आंसर स्लीट भी जमा हो जाएगी 5 से 8 के बीच में, ठीक है। और टाइम में कोई चेंज होगा तो मैं बोल दूंगा, कल ही सॉल्यूशन कर देंगे उसका, फिर हम परसों अपना जो प्लान है उस तरीके से कंटिन्यू रखेंगे, ठीक है। चलो, आप लोगों के साथ डिस्कस करके इस एग्जाम को बहुत अच्छा लगा, और आप लोग इतनी देर तक बने रहे इसके लिए धन्यवाद। चलिए, नमस्कार।